हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। इससे पहले के वीडियो लेक्चर्स में हमने क्या समझा? हमने कूलम्स लॉ को अच्छे से समझा और हमने परमिटिविटी को अच्छे से समझा, हमने रिलेटिव परमिटिविटी को अच्छे से समझा। और ये सब फिनोमेना दो चार्जेस के बीच में ही लगते हैं। इस चीज को, चार्जेस को भी हमने अच्छे से समझ चुके। आज इस वीडियो लेक्चर में शुरुआत करते हैं नए टॉपिक के साथ, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जिसका नाम क्या है? कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब तक जो हम कूलम्स लॉ पढ़ रहे थे, जो हमारा बेसिक कूलम्स लॉ था, जिसको हम क्या बोलते थे? के बराबर, जिसको हम क्या बोल रहे थे? एफ बराबर के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। तो ये जो फोर्स का मैग्नीट्यूड तो दिखा रहा था, ये कूलम्स लॉ फोर्स निकाला, जिसका हमने क्या निकाला? मैग्नीट्यूड तो निकाला, बट यहाँ कहीं पर भी हमें डायरेक्शन का रोल नहीं दिख रहा। और वेक्टर हमें डायरेक्शन भी इंक्लूड करने के लिए क्या करता है? फोर्स करता है कि आप इसमें डायरेक्शन को भी डालो। तो कूलम्स लॉ के अंदर अगर मैं डायरेक्शन डालूंगा तो इसमें क्या आ जाएगा? कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म आ जाएगा, क्योंकि अब तक कूलम्स लॉ सिर्फ स्केलर क्वांटिटी के तौर पे हम देख रहे थे। लेकिन जो हमारा फोर्स होता है, हमें अच्छे से पता है कि जो हमारा फोर्स होता है, ये जो फोर्स होता है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी के अंदर हमें पता है हमारा मैग्नीट्यूड भी आता है और इसमें डायरेक्शन भी आता है। लेकिन अब तक हमने कहीं पर भी डायरेक्शन को तो इन्वॉल्व किया ही नहीं। तो आज हम करेंगे डायरेक्शन, मतलब वही कूलम्स लॉ को वापस लेके आएंगे, लेकिन इस बार थोड़े अलग तरीके से पढ़ेंगे और डायरेक्शन का क्या करेंगे? इसमें इन्वॉल्वमेंट दिखाएंगे। अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो हमें पता है, क्या पता है? कि अगर मैं फोर्स की बात करूं तो फोर्स के अंदर एक मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड तो हमने बता दिया कि Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर से शो हो जाता है। ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है, लेकिन इसके अंदर हमें एक डायरेक्शन भी चाहिए। हमें क्या चाहिए? डायरेक्शन। अब ये डायरेक्शन कहां से लाए? तो यहां पर आपको थोड़ा से अपने 11th क्लास के वेक्टर्स वाले चैप्टर की तरफ मूव करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने एक चैप्टर पढ़ा था जिसका क्या नाम था? वेक्टर। वेक्टर्स चैप्टर के अंदर हमने एक चीज देखी थी। क्या देखी थी? कि जो भी वेक्टर होते हैं, लेट्स से ये मैंने क्या निकाल दिया? वेक्टर निकाल दिया। या फिर ये तो हो गया वेक्टर, इसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड और इसको हम बोलते हैं एफ कैप, मतलब डायरेक्शन। मतलब ये जो कैप वाले होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर्स। ये क्या होते हैं? हमारे यूनिट वेक्टर्स। होप आपको याद आ रहा होगा, ये सारी चीजें क्या है आपकी 11th के। तो यूनिट वेक्टर्स जो होते हैं वो हमेशा क्या शो करते हैं? डायरेक्शन को शो करते हैं। किसको शो करते हैं? हमारी डायरेक्शन को शो करते हैं। तो अब एक यूनिट वेक्टर का आना बहुत ज्यादा इसमें क्या था? जरूरी था। तो वापस से इस फॉर्मूले को वापस हम क्या करते हैं? मोल्ड करते हैं। और मैं क्या लिखता हूं कि लेट से वापस हम दो चार्जेस को बनाते हैं। मैंने क्या बनाए? दो चार्जेस। लेट से एक चार्ज तो क्या हो गया मेरा? Q1 और दूसरा मेरा चार्ज क्या हो गया? Q2। और इनको मैंने एक स्ट्रेट लाइन से क्या करवा दिया? ज्वाइन करवा दिया। या इनके बीच का जो डिस्टेंस है, लेट से मैंने डिस्टेंस कितना दे दिया? R दे दिया। एक का मैग्नीट्यूड Q1 हो गया, एक का मैग्नीट्यूड Q2 हो गया, एक का मैग्नीट्यूड क्या हो गया मेरा? या एक बीच में डिस्टेंस क्या हो गया? R। बट ये R डायरेक्शन नहीं शो कर रहा कि मैं आगे की तरफ जा रहा हूं या मैं पीछे की तरफ जा रहा हूं। तो एक चीज हमें यहाँ पे देखनी पड़ेगी, अब हमें इसमें डायरेक्शन भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। कैसे इन्वॉल्व करना पड़ेगा? क्योंकि अब हम वेक्टर फॉर्म पढ़ रहे हैं। तो अगर मैं डायरेक्शन यहां से यहां ले रहा हूं, कैसी डायरेक्शन ले रहा हूं? यहां से इस तरफ ले रहा हूं, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा R। ये क्या हो गया? डायरेक्शन। कैसे डायरेक्शन? हम जा कहां रहे हैं? टू जा रहे हैं, मतलब कहां जा रहे हैं? टू। आ कहां से 1, तो इसको मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा? R21। जब भी R21 आए आपकी आंखों के सामने, तो आप समझ जाना हम 2 की तरफ जा रहे हैं। कहां से जा रहे हैं? 1 से, मतलब 1 से 2 की तरफ। और अगर मेरी डायरेक्शन ऐसी होती, लेट्स से वापस मैं चार्ज ले तो Q1 और मैंने क्या चार्ज ले लिया? Q2। इनके बीच का ये हो गया मेरा R। लेकिन अब जो डायरेक्शन एक बार मैं ऐसे ले रहा हूं, डायरेक्शन कैसे ले रहा हूं? ये डायरेक्शन क्या शो कर रही है? 1 की तरफ जा रहे हैं। कहां से जा रहे हैं? 2 से। यहां पर छोटी सी कंफ्यूजन ये हो सकती है क्योंकि अलग अलग बुक्स में ये जो डिफाइन किया गया या R12 R21 ये अलग अलग कर रखा है, इसलिए मैं साथ साथ बोलता भी जा रहा हूं कि 21 में किसको ले रहा हूं? हम 2 की तरफ जा रहे हैं। कहां से? 1, मतलब 1 से निकले कहां पहुंच गए? 2 की तरफ। लेकिन अगर मैं यही R12 लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं? R12, तो ये मुझे क्या बता रहा है? कि मैं 1 की तरफ जा रहा हूं। कहां से निकल के? 2 की तरफ से निकल के। अब अगर मान लेते हैं इन पे फोर्स लग रहा है, लेट्स से इन पे क्या लग रहा है? फोर्स। कैसा फोर्स लग रहा है? एक बार हम मान के चलते हैं कि ये दोनों प्लस चार्जेस है, ये भी प्लस है और ये भी मेरा क्या है? प्लस है। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे? रिपेल कर रहे होंगे। लेकिन रिपेल क्या चारों डायरेक्शन में करेंगे? नहीं।
अलोंग द लाइन, ये सिर्फ एक जगह सीधी लाइन में धक्का दे सकते हैं। तो इस पे लग रहा है ये एक फोर्स लग रहा है, लेट्स से ये Q1 इस पे क्या लगा रहा है, फोर्स F फोर्स लगा रहा है, और ये Q2 इस पे भी फोर्स लगा रहा है, ये भी तो इसको रिपेल करेगा, और ये Q2 यहाँ पर ये वाला ऐसे लाइन दी अलोंग पे क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। अब दोनों ही अगर F है, दोनों ही मेरा क्या है, F है, तो ये तो स्केलर में तो ठीक रहता है। यहां मुझे डायरेक्शन दिखाना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ फोर्स यहां लग रहा है और दूसरी तरफ फोर्स यहां, दोनों में क्या आ रहा है, डायरेक्शन का चेंज आ रहा है। तो यहां पर जो फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स, जो Q2 पे फोर्स लग रहा है, किसकी वजह से, Q1 पे, Q2 पे जो फोर्स लग रहा है Q1 की वजह से, उसको मैं बोल रहा हूं F21, फोर्स ऑन 2 या फोर्स ऑन चार्ज 2 बाई चार्ज 1। और सेम अगर मैं Q1 की बात करूं, इसको मैं बोल रहा हूं 1-2, क्या बोल रहा हूं मैं, 1-2, ये क्या हो गया मेरा, फोर्स ऑन चार्ज 1 बाई 2। तो इनको थोड़ा सा अपन डिफाइन कर लेते हैं, क्या डिफाइन करते हैं, अगर मैं F121 की बात करूं तो F21 मेरा क्या बोल रहा है, फोर्स ऑन चार्ज, फोर्स ऑन चार्ज Q1 Q2 बाई Q1। और अगर मैं F12 की बात करूं तो F12 क्या है, फोर्स ऑन चार्ज Q1 बाई Q2। तो इन टर्मिनोलॉजीज को आपको याद रखते हुए चलना पड़ेगा, क्योंकि इनको मैं यहां क्या करूंगा, यूज करूंगा। तो अगर मैं फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लाना चाहूं तो वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, फोर्स कैसे शो करेंगे, इसमें मैग्नीट्यूड भी डालना पड़ेगा और इसमें हमें क्या डालना पड़ेगा, डायरेक्शन भी, इसमें क्या डालना पड़ेगा, डायरेक्शन भी। तो अगर मैं डायरेक्शन डालूंगा, अगर मैं क्या डालूंगा, मैग्नीट्यूड तो मुझे पता चल गया, क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू, या सीधा आप लिखो K Q1 अपॉन में R²। किसी को K नहीं समझ आ रहा तो यहाँ पे वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी डाल सकते हैं। और अगर मुझे इसके अंदर डायरेक्शन लाना है तो मुझे इसको किससे यूनिट करवाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई यूनिट वेक्टर से करवाना पड़ेगा। अब कुछ लोगों को थोड़ा सा 11th का रिवाइज कराते हैं कि भाई यूनिट वेक्टर क्या होते हैं। तो अगर मैं कोई भी वेक्टर ले लो, लेट्स से मैंने लिया आर वेक्टर, मैंने क्या ले लिया, आर वेक्टर, तो आर वेक्टर 2 के बराबर होता है। क्या किस किस के बराबर होता है, अगर मैं किसकी बात करूं, आर, या आप ऐसे समझ लीजिए यूनिट वेक्टर होता है क्या है, अगर मैं आर कैप हमेशा किसको शो करता है, यूनिट वेक्टर। किसी के भी ऊपर कैप आ रही है, जैसे आई कैप हो गया, के कैप हो गया, वो हमेशा क्या शो करते हैं, यूनिट वेक्टर, जो कि 1 के बराबर होते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ हमें डायरेक्शन बताते हैं, ये मैग्नीट्यूड पे कोई भी फर्क हमें नहीं देते। तो यूनिट जो वेक्टर होता है किसके बराबर होता है, फुल वेक्टर, आर वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, आर वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर किसका होता है, आर कैप का। तो अगर मैं अपने फॉर्मूले को यहां लिख लेता हूं साइड में, कि मेरा जो यूनिट वेक्टर होता है, कहां लिख सकते हैं, चलो आपको याद रहेगा, F बराबर किस में ले रहे हैं अपन, वेक्टर में, क्या बराबर हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन में R²। देखा जाए तो मैं किस फोर्स की बात कर रहा हूं, मुझे ये भी बताना पड़ेगा। तो हम किस फोर्स की बात कर रहे हैं, लेट्स से अपन F21 की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, F21, इस वाले फोर्स की। तो ये क्या है, फोर्स ऑन चार्ज 2/1, फोर्स ऑन चार्ज 2/1। तो अगर मैं फोर्स इसकी बात करूं, मतलब मैं कौन सा डायरेक्शन ले रहा हूं, ये वाला डायरेक्शन ले रहा हूं। तो फोर्स अगर F21 ले रहा हूं तो इस डायरेक्शन में R मेरा क्या है, R21 है। तो यहां पे मुझे R की जगह क्या लिखना पड़ेगा, R21, क्या लिखना पड़ेगा, R21 का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, और इनटू करवाना पड़ेगा मुझे इसी R21 से, क्योंकि डायरेक्शन क्या शो कर रहा है ये, क्योंकि चार्जेस तो स्केलर क्वांटिटी होते हैं, फोर्स हम निकाल रहे हैं, तो एक ऐसा बचा जो डायरेक्शन शो कर रहा है, वो मेरा क्या हो गया, R। तो इसी का हम क्या ले लेंगे, यूनिट वेक्टर ले लेंगे। तो ये मेरा हो गया R21 का कैप, ये मेरा क्या आ गया, यूनिट वेक्टर। और सेम अगर मैं फोर्स ऐसे निकालना चाहूं, F12 का निकालना चाहूं, तो F12 का फोर्स क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन। अगर इसको फ्री स्पेस में निकालना है तो आप फ्री स्पेस में ले सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2। अब ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, कि इस बार हम फोर्स ये वाला ले रहे हैं, F12 वाला ले रहे हैं, तो डायरेक्शन भी हमें कौन सा लेना पड़ेगा, ये वाला R12 लेना पड़ेगा। तो ये मेरा क्या हो गया, R12 का होल स्क्वायर इंटू R12 का कैप, ये मेरा क्या हो गया, यूनिट वेक्टर। तो एक फॉर्मेट तो ये होता है कि हम यूनिट वेक्टर को ऐसे शो करके डायरेक्शन दिखा सकते हैं। इसी पे एक दूसरी फॉर्म और आती है, क्या फॉर्म आती है, इसकी सेकंड फॉर्म अपन देखते हैं। यहां से अपन एक चीज पता कर सकते हैं, क्या पता कर सकते हैं,
कि ये सब तो मुझे सेम मिल रहा है, ये सब तो मुझे क्या मिल रहा है, सेम, लेकिन R21 और R12 मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन मेरा क्या है, कम है, मतलब डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो यहां से मैं एक चीज कंक्लूड कर सकता हूं कि मेरा जो R21 है, मेरा जो क्या है R21 है, ये कभी भी इक्वल नहीं होता R12 के। या आप ऐसे बोल सकते हो कि जो मेरा R12 है, R21 है, ये हमेशा इक्वल होगा माइनस R12 के। किसके इक्वल होगा, ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन। वैसे F21 भी क्या आ जाएगा, माइनस F12। ये भी फोर्सेस क्या शो कर रहे हैं, माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि नेगेटिव, मतलब अपोजिट चल रहा है। तो एक फॉर्म तो ये आती है, एक फॉर्म तो मेरी क्या निकल के आती है, ये आती है। एक फॉर्म और होती है कि अगर क्वेश्चन आपको कैप्स में, मतलब अगर आपको सीधा क्या दे रखा है, यूनिट वेक्टर की वैल्यू दे रखी है, तो आप सीधा वैल्यू पुट करके इसमें आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन मान लो अगर यूनिट वेक्टर में वैल्यू दे नहीं रखी, आपको क्या दे रखी है, फुल वेक्टर्स के अंदर वैल्यू दे रखी है, तो इसको कैसे करोगे, हमें पता है, क्या पता है, अगर फोर्स F21 मतलब फोर्स ऑन चार्ज 2/1, हमने पीछे डायग्राम इसका बना रखा है, वो क्या होता है 1 अपॉन में 4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन में R21 का होल स्क्वायर इंटू R21 का कैप। लेकिन ये तो क्या होगी, हमारी यूनिट वेक्टर्स के फॉर्म में आ गए। अगर मुझे फुल वेक्टर लेना है तो मैं क्या बोलूंगा, वी नो डेट, हम क्या बोलेंगे, वी नो डेट, वी नो डेट। क्या जानते हैं हम सर, कि मेरा जो R21 कैप है, या हम ये बोल सकते हैं, अगर मैं फॉर्मूले की बात ही करूं तो मुझे पता है कि जो मेरा यूनिट वेक्टर होता है, जो कि क्या शो करता है, डायरेक्शन को, जब भी किसी मैग्नीट्यूड में यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डायरेक्शन अपने आप आ जाती है। जो यूनिट वेक्टर होता है ये किसके बराबर होता है, फुल वेक्टर, फुल वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, अपॉन में मैग्नीट्यूड। तो अगर इसको अपन रिप्लेस करें, कैसे करें, तो हम क्या बोलेंगे, RF21 या R21 कैप बराबर कितना हो जाएगा, R21 वेक्टर अपॉन में R21 का मैग्नीट्यूड। तो यहां से अगर मैं वेक्टर की फॉर्म में निकालना चाहूं, R21 मेरा क्या है, फुल वेक्टर है, इसकी फॉर्म में निकालना चाहूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, R21 की होल कैप इंटू ये रहा मैग्नीट्यूड R21। यहां से R21 की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूं तो कितनी आ जाएगी, R2 और ये इस कैप की वैल्यू आ जाएगी। इसको हम पुट कर सकते हैं, किसमें पुट कर सकते हैं, ध्यान से देखिए, या आप ऐसे बोल सकते हैं, इसको थोड़ा इस तरीके से करके थोड़ा और इजी बनाते हैं। अगर मैं यहां से R21 की वैल्यू निकाल रहा हूं तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ रही है, ये वाली वैल्यू आ रही है, इसको सीधा ही पुट कर दो, इसको अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। सीधा अगर मैं इसको पुट करूंगा तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, F21 बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन में R21 का होल स्क्वायर इंटू, अब यहां पर कैप की जगह भी मैं क्या लिख सकता हूं, R21 वेक्टर अपॉन में R21 का मैग्नीट्यूड। ये स्क्वायर ये दोनों एक ही मैग्नीट्यूड को शो कर रहे हैं तो आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहां से मेरे पास क्या निकल के आया, F21 बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन में, यहाँ पे क्या आ जाएगा, R21 और ये आपस में मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएंगे, R21 का होल क्यूब इंटू, और ऊपर आ जाएगा R21 वेक्टर। तो ये मेरी क्या होगी, एक और वेक्टर फॉर्म शो हो गई। यहां से अगर मैं आपसे पूछूं, ये तो F21 है, अगर मुझे F12 निकालना हो, मुझे क्या निकालना हो सर, F12, तो क्या हो जाएगा, F12 निकालना हो। तो सेम चीजें, अब ये फोर्स अलग चलेगी तो कैसे चलेगी, 1/4πε इंटू Q1 इंटू Q2, यहाँ पे अलग चीज आ जाएगा, R12 का होल क्यूब इंटू R12 का वेक्टर। क्योंकि ये सारे वेक्टर है तो इनको थोड़ा सा अपन क्या लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। इनको कैसे रिप्रेजेंट करवाएंगे अपन, ये क्या है, मेरे वेक्टर्स है सारे। तो दो फॉर्म्स ये हो गई, एक फॉर्म ये हो गई, एक हमने यूनिट वेक्टर में देखा, और एक फॉर्म हमने कैसे देखी, फुल वेक्टर। अगर क्वेश्चन में यूनिट वेक्टर दे रखा है तो उस फॉर्म में वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लो, और अगर फुल वेक्टर में दे रखा है तो इस फॉर्म में भी निकाल के आंसर आप पुट कर सकते हो। और दोनों ही फोर्सेस हमेशा क्या आएंगे, आपको F12 बराबर माइनस F21 आएगी। इनकी टर्मिनोलॉजीज देखें तो ये क्या है, फोर्स ऑन चार्ज 1 बाई चार्ज 2, और इसमें आ गया फोर्स ऑन चार्ज 2 बाई चार्ज 1।
दोनों में डायरेक्शन क्या है, अलग अलग। इसकी एक फॉर्म और आती है, कैसे फॉर्म आती है, अगर मुझे पोजीशन वेक्टर दे रखे, कैसे दे रखे मुझे, फोर्सेस बिटवीन टू चार्ज इफ देयर पोजीशन वेक्टर्स इज गिवन। यहां पर हम कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं कि मुझे जो फोर्सेस निकालनी है सिर्फ चार में निकालनी है, Q1 Q2 R1 और R2। इन चार चीजों में मुझे फोर्स निकाल के दे दो। तो हमें पता है कार्टेशियन प्लेन हमारा क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स होते हैं। लेट्स से एक कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं। ये मेरा क्या है, ओरिजिन, सबको पता है। अब हम बोलते हैं कि एक चार्ज की पोजीशन है, लेट्स से एक चार्ज है Q1, क्या है मेरा चार्ज Q1 है, और यहां से इसकी जो पोजीशन वेक्टर आ रहा है कितना आ रहा है, लेट्स से R1 आ रहा है, कितना आ रहा है R1। एक और चार्ज ले लेते हैं, लेट्स से वो चार्ज कितना है Q2, और यहां से इसका पोजीशन वेक्टर यहाँ पे क्या आ गया मेरा Q2, और इसका पोजीशन वेक्टर क्या आ रहा है, R2 आ रहा है। ये इस डायरेक्शन में चल रहा है, ये मेरा इस डायरेक्शन में चल रहा है, और इनके बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है, इनके बीच में क्या है जो डिस्प्लेसमेंट है, उसको हम क्या ले लेते हैं, R से ले लेते हैं। लेट्स से ये मेरा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट, ये मेरा क्या हो गया, R से हो गया, ये मेरा क्या हो गया R। तो हमने कार्टेशियन प्लेन, लेट्स से हमें पता है ये मेरी y एक्सिस होती है और ये मेरी क्या होती है, x एक्सिस होती है। उसमें हमने एक पोजीशन वेक्टर R1 Q1 को दिया, एक पोजीशन वेक्टर R2 Q2 को दिया, और ये इनका बीच में मैंने क्या देखा है, डिस्प्लेसमेंट। अगर मेरी डायरेक्शन Q1 से Q2 जा रही है, कैसे जा रही है, Q1 से Q2, क्योंकि फोर्स लगाएंगे तो एक बार अपन क्या मान लेते हैं, लेट्स से ये वाला चार्ज, ये दोनों प्लस है, मान लेते हैं ये दोनों क्या है, प्लस है। तो ये वाला जो इसको रिपेल कर रहा है वो इसी लाइन में रिपेल करेगा, इसी लाइन में क्या करेगा, रिपेल करेगा, और वो किस फोर्स से करेगा, F21, फोर्स ऑन चार्ज 2/Q1। और सेम चार्ज इसको भी रिपेल करेगा तो इसी लाइन में करेगा, इसी लाइन में क्या करेगा, रिपेल करेगा, और ये क्या फोर्स हो जाएगी, F12 फोर्स हो जाएगी, और दोनों ही फोर्स में क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। तो अगर मुझे क्या निकालना है, F21 निकालना है, या यहां से अपन एक डिस्प्लेसमेंट, हमने वापस 11th क्लास में हमने ट्राइंगल लॉ पढ़ा था, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स, जो कि मुझे क्या बोलता है कि ये मेरा R1 प्लस ये, अगर मैं ये डायरेक्शन ले रहा हूं, कौन सी डायरेक्शन ले रहा हूं, तो ये मेरी डायरेक्शन क्या दिखा रही है, R21, क्या डायरेक्शन दिखा रही है, R21। तो R1 प्लस R21 बराबर मेरा कितना हो जाएगा, R2। ये मेरा क्या दिखाता है, ट्राइंगल लॉ, और यहां से मेरा R21 कितना निकल के आ जाएगा, R2 माइनस R1। अब बार बार हम ये वाला लॉ यूज नहीं करेंगे, आप हमेशा याद रखो R21 क्या दिखा रहा है, Q1 से Q2। R21 क्या दिखा रहा है कि मैंने जो डायरेक्शन लिए वो कैसे लिए, Q1 से Q2 की तरफ लिए। तो अगर Q1 से Q2 की तरफ हम जा रहे हैं तो ये हमारी फाइनल पोजीशन है, और ये हमारी क्या है, इनिशियल पोजीशन है। तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, फाइनल माइनस इनिशियल। कैसे निकलता है, फाइनल माइनस इनिशियल से निकल जाता है। तो अब इस चीज को हमेशा क्या रखेंगे, याद रखेंगे। अब अगर मुझे कूलम्स लॉ पूरा इसी के फॉर्मेट में चलना है, जो कि मुझे पता है क्या है, F21, मैं क्या निकाल रहा हूं, F21 वेक्टर के फॉर्मेट में निकाल रहा हूं, तो क्या होगा, डायरेक्शन को इंक्लूड करता हुआ चलूंगा, मैं बोलूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2, और यहां पर क्या आएगा, R21 का मैग्नीट्यूड, जो कि मैग्नीट्यूड मुझे कितना दे रखा था, क्यूब में, हमारे पहले वाला मैग्नीट्यूड वहां तक अब मैं दोबारा नहीं कर रहा, कितना आ रखा है हमारा, क्यूब के अंदर आ रखा है, इंटू मेरा क्या था यहाँ पे, R21 वेक्टर, क्या था, R21 वेक्टर। अब इस R21 में मैं क्या यूज कर सकता हूं, R2 माइनस R1, और इस R21 में भी मैं क्या यूज कर सकता हूं, R2 माइनस R1। तो अगर पोजीशन वेक्टर्स के तौर पे दिया जाए तो मेरा क्या आ जाएगा, F21 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन में R2 की जगह लिख सकता हूं R2 माइनस R1 का होल क्यूब इंटू, यहां पर क्या आ जाएगा, R2 माइनस R1 का वेक्टर फॉर्मेट, क्या आ जाएगा, वेक्टर। होप ये एक फॉर्म आ गई हमारी इसकी। ये फॉर्मूला कब यूज करना है, जब आपको इनकी पोजीशन वेक्टर दे रखे हो और सीधा सीधा वैल्यू पूछे। सेम अगर मैं पूछ लूं, ये तो F21 हो गया, अगर मैं F12 पूछ लूं, F12 तो वापस क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन में, अब यहाँ R2 माइनस R1 था तो इस बार यहाँ पे क्या आएगा, R12 का होल क्यूब, और यहाँ पे क्या आ जाएगा वापस से R12 का वेक्टर। तो इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन में R1 माइनस R2 का मोड,
ये मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है, इनटू यहाँ पे आ जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ये मेरा क्या आ गया इनटू। तो हमने तीन फॉर्म पढ़े, हमने क्या पढ़े, तीन फॉर्म। किसके तीन फॉर्म पढ़े हमने, इसके हमने क्या पढ़े, तीन फॉर्म, कूलम्स इन वेक्टर। तो तीन फॉर्म पढ़े हमने। एक तो क्या पढ़ा कि हमारा जो फोर्स है किस में आ रहा है, यूनिट वेक्टर्स में आ रहा है, यूनिट वेक्टर्स में आ रहा है। और एक हमारा फोर्स कैसा आ रहा है, फुल वेक्टर्स में आ रहा है, फुल वेक्टर्स में आ रहा है। और एक मेरा किस में आ रहा है, सेम फोर्स किस में आ रहा है, पोजीशन वेक्टर्स में आ रहा है, पोजीशन वेक्टर्स में आ रहा है। तो ये तीनों ही फॉर्म्स, ये मेरी तीनों ही फॉर्म्स, ऑल थ्री फॉर्म्स shows the Coulomb's law. Coulomb's law in vector form. In vector form. Depending upon क्वेश्चन, आपकी कॉपी में क्वेश्चन कैसा आ रहा है, आप उसके अकॉर्डिंग कौन सा फॉर्मूला यूज करना है उसको अच्छे से यूज कर सकते हैं। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं कि क्या क्या पॉइंट हमने इस टॉपिक में सीखे। क्या क्या सीखे सर हमने, पहली चीज हमने क्या सीखी, फ्रॉम द कूलम्स लॉ इन द वेक्टर फॉर्म इट फॉलोज दैट द टू चार्जेस एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस ऑन ईच अदर। इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस कैसे, F21 या F12 बराबर क्या होता है, माइनस F21। भाई मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, डायरेक्शन क्या है, अलग है, तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस ऑन ईच अदर। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स is central in nature, i.e. it acts along the line joining the two charges। क्योंकि हम कूलम्स लॉ चार्जेस, पॉइंट चार्जेस को मान के शो करते हैं, तो हम बोलते हैं इनके लाइन, और हमेशा जो फोर्स लगेगी इनके लाइन में ही लगेगी। जैसे ये मेरा Q1 है और ये मेरा Q2 है, अगर हम फोर्सेस को शो करेंगे तो इसी डायरेक्शन में शो करेंगे या इसी डायरेक्शन में शो करेंगे, हम किसी और डायरेक्शन को नहीं ले सकते। तो ये हमारा क्या हो गया, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्मेट हो गया। अब एक चीज और देखते हैं, क्या देखते हैं सर, ध्यान से देखिए कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, आज के हमारे वीडियो लेक्चर का ये लास्ट टॉपिक है कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है। क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, कि अगर मैं मान लेते हैं मल्टीपल चार्जेस लूं, अब तक हम क्या ले रहे थे, सिर्फ दो चार्जेस को लेके बात कर रहे थे। अगर मैं क्या ले रहा हूं, मल्टीपल चार्जेस ले रहा हूं, लेट्स से एक मैंने ले लिया Q1 और एक मैंने क्या ले लिया Q2 और एक मैंने ले लिया यहां पर Q3। लेट्स से इनमें जो चार्जेस है, एक को अपन क्या चार्ज दे देते हैं, ये मेरा प्लस हो गया और ये मेरा क्या हो गया, माइनस हो गया, और लेट्स से इसको भी क्या दे देते हैं, प्लस दे देते हैं। अब अगर मैं पूछूं आपसे, क्या पूछूं कि Q1 और Q2 में के बीच में जो फोर्स लग रहा है, Q1 और Q2 के बीच में जो फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा, तो हम क्या देखेंगे कि ये जो Q1 है ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। Q1 क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो यहाँ पे जो पहला फोर्स आएगा वो कैसा फोर्स आएगा, हम क्या बोल सकते हैं कि F12। ये जो Q1 है इस Q2 पे चार्ज लगा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे 2-1 कि फोर्स ऑन चार्ज Q2 बाई Q1, कि हमारे Q2 पे जो चार्ज लग रहा है किसकी वजह से लग रहा है, Q1 पे। Q1 इसको क्या कर रहा है, खींच रहा है, तो इसको क्या डिफाइन करेंगे, F21, और इसके लाइन में लगेगा। सेम हम इसको बोल सकते हैं कि जो चार्ज Q2 है ये इस पे कितना चार्ज लगा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, ये भी इसको अपनी तरफ खींचेगा। किस फोर्स के साथ खींचेगा, तो किस फोर्स के साथ खींचेगा, यहाँ पे जो फोर्स लगेगा चार्ज या फोर्स ऑन Q1 बाई Q2, ये भी क्या लगेगा, ऐसे लगेगा। लेकिन अगर मैं बोलूं इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा सर, अगर इसकी और इसके बीच में लगा दे अपन फोर्स तो कैसा लगेगा, तो हम यहां से क्या बोलेंगे कि ये दोनों प्लस है, मतलब ये जो Q1 है ये इसको धक्का देगा, किस तरफ धक्का देगा, इस तरफ धक्का देगा, और ये जो Q3 है ये इसको ऊपर की तरफ धक्का देगा एक सीधी लाइन में। तो अगर मैं पूछूं यहां पर चार्ज कैसा लग रहा है, तो यहां हम क्या बोलेंगे कि फोर्स ऑन 3 किसकी वजह से, 1 की वजह से, और ये वाला एक और फोर्स आएगा वो क्या आएगा, फोर्स ऑन 1 किसकी वजह से, 3 की वजह से होगा। इस सिनेरियो को एक बार माइंड में रखना, क्या माइंड में रखना, इसको अपन थोड़ी से और चीज से समझते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि ये मेरा Q1 चार्ज है और ये मेरा क्या है, Q2 चार्ज है, और इन दोनों में जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, 100 न्यूटन का लग रहा है, और मैं एक दूसरा चार्ज इंट्रोड्यूस करवा देता हूं, लेट्स से Q3, और मैंने बोला इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है
वो लग रहा है 60 न्यूटन का। कितना लग रहा है? 60 न्यूटन। तो तीसरे चार्ज की वजह से क्या इन दोनों के फोर्स में कोई फर्क पड़ेगा? तो नहीं। हमेशा कोई तीसरा अदर चार्ज आता है तो वो कोई दो चार्जेस होते हैं, उनके बिटवीन जो फोर्स है उसको कभी इफेक्ट नहीं करता। अब ये वाला चार्ज जो है ये इस पे भी 100 न्यूटन का लगा रहा है और इस पे भी क्या लगा रहा है? 60 न्यूटन। इस 60 न्यूटन की वजह से इस 100 न्यूटन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं एक और चार्ज सामने इंट्रोड्यूस कर दूं, लेट्स से मैंने यहां पर ही Q4 लग दिया और मैंने बोला ये तो प्लस था और ये क्या था? माइनस था। मतलब इसको तो ये 100 न्यूटन से अपनी तरफ क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है, अपनी तरफ से क्या कर रहा है? रिपेल। और इसको मान लेते हैं 40 न्यूटन से अपनी तरफ क्या कर रहा है? ये अट्रैक्ट कर रहा है। कितने न्यूटन से? 40 न्यूटन से। तो इसके आने से क्या इन दोनों के 100 न्यूटन पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं सर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ओवरऑल मैं क्या कंक्लूड करना चाह रहा हूं कि कोई भी दो चार्जेस के बीच का जो फोर्स होता है ये किसी तीसरे चार्ज के आने से इतना इन्फ्लुएंस, इन दो के बीच में कोई इतना इन्फ्लुएंस नहीं आता, ना ही इतना क्या होता है तीसरे चार्ज की कोई प्रेजेंस होती है, ये इस पे डिपेंड नहीं करती है। लेकिन अगर मैं एक बात बोलूं, क्या बोलूं, कि ये जो चार्ज है, या आप ऐसे बोल सकते हो कि ये वाला जो चार्ज है इस पे टोटल कितने फोर्सेस लग रहे हैं? क्या मैं इसको बोल सकता हूं कि इस पे 100 न्यूटन लग रहा है? क्या मैं बोल सकता हूं इस पे 60 न्यूटन लग रहा है? क्या इस पे 40 न्यूटन लग रहा है? अगर मुझे इंडिविजुअल निकालना हो तो अगर अपन दो चार्जेस के बीच का फोर्स देखते हैं तो तीसरे के आने से इन पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता। लेकिन अगर मुझे पर्टिकुलर इसी चार्ज पे फोर्स देखना है कि इस पे कितना फोर्स लग रहा है, तो क्या मैं इसको 100 न्यूटन मानूं, क्या मैं 60 मानूं, क्या मैं 40 मानूं? क्योंकि तीनों ही इस पे लग रहे हैं। तो हम इस सिचुएशन से निकलने के लिए हम क्या करते हैं? इन सबको वेक्टर फॉर्म में क्या कर लेते हैं? ऐड कर लेते हैं। अगर मुझे ये देखना है कि Q1 पे कितना चार्ज लग रहा है, क्या मैं इसको F12 बोलूं, क्या मैं इसको F13 बोलूं? क्योंकि इस एक चार्ज को ये जो Q2 है ये भी धक्का दे रहा है, इसी चार्ज को ये जो Q3 है ये भी क्या कर रहा है? धक्का दे रहा है। मतलब एक तरफ तो क्या लग रहा है? अट्रैक्शन लग रहा है और एक तरफ क्या लग रहा है? रिपल्शन लग रहा है। तो इस Q1 पे जो फोर्सेज है वो कौन कौन से फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं? एक तो मेरा F12 एक्ट कर रहा है, और कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है? F13 भी एक्ट कर रहा है। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? अभी टोटल फोर्स में कैसे निकालूं? तो टोटल फोर्स हमेशा कैसे निकालते हैं? टोटल फोर्सेस ऑन अ चार्ज इज ऑलवेज द वेक्टर सम, ऑलवेज द वेक्टर सम ऑफ all the forces act on it। क्या हो जाएगा इसका? अगर मुझे देखना है इस चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है तो मैं क्या बोलूंगा? ऐड कर लो, मतलब F टोटल। इस चार्ज पे F टोटल कितना लग रहा है तो मैं बोलूंगा भाई F कितना हो जाएगा? एक तो मेरा क्या है? F12 है, इसको और इसको F13, इन दोनों को क्या कर लो? ऐड कर लो। ये दोनों ही फॉर्म मेरे 1 पे लग रहा है, एक फोर्स तो क्या लग रहा है? 2 की वजह से, और एक फोर्स क्या लग रहा है? 3। इसको कैसे बोलते हैं? फोर्स ऑन चार्ज 1/2, और इसको क्या बोलते हैं? फोर्स ऑन चार्ज 1/3। तो इनका क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। इसी प्रिंसिपल को अपन क्या बोलते हैं? सुपर पोजिशन। क्या बोल देते हैं? सुपर। तो हमने क्या देखा? अगर एक पर्टिकुलर चार्ज पे हमें टोटल फोर्स निकालनी है तो उस चार्ज पे लगने वाले सारे फोर्स को हम वेक्टरली, मतलब डायरेक्शन के साथ हम क्या कर लेते हैं? ऐड कर लेते हैं। इसी प्रिंसिपल को हम क्या बोलते हैं? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो बेसिकली सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एक सीधी सी स्टेटमेंट देता है। क्या देता है कि द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन गिव्स द मेथड टू फाइंड द फोर्स ऑन अ चार्ज व्हेन सिस्टम कंसिडर्स लार्ज नंबर ऑफ चार्जेस। पहले हम दो चार्जेस की बात कर रहे थे, बट दो से बहुत ज्यादा आ जाए, लार्ज नंबर आ जाए, 3 आ जाए, 30 आ जाए, 300 आ जाए, तो हमेशा क्या लगाते हैं अपन? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाते हैं। अब ये प्रिंसिपल कहता क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल व्हेन मल्टीपल चार्जेस आर इंटरेक्टिंग, जब बहुत सारे चार्ज एक दूसरे से क्या करवा रहे होते हैं? इंटरेक्ट, मतलब अपना इन्फ्लुएंस दिखा रहे होते हैं। इंटरेक्टिंग द टोटल फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज, देन द टोटल फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज is vector sum of the forces exerted it by all the charges। किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पे अगर बहुत सारे चार्जेस कितनी फोर्स लगा रहे हैं मुझे ये देखना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उन सारी फोर्सेस को डायरेक्शन के साथ 1 by 1 क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। और जो भी हमारा टोटल आता है वो क्या होता है? उस चार्ज पे लगने वाला फोर्स। और इसी प्रिंसिपल को, इस वेक्टर सम को हम क्या बोल देते हैं? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोल देते हैं। दिस प्रिंसिपल मेक्स use of the fact that the force with which two charges attract or repel on one another are not affected by the presence of the other charges। ये क्या बताता है कि अगर दो फोर्सेस लग रहे हैं
तो इनमें जो लग रहा है वो इफेक्ट नहीं होगा किसी तीसरे के आने से, इसका अलग चलेगा, इसका अलग चलेगा। तो दो चार्जेस के फोर्स में कभी इफेक्ट नहीं आता, लेकिन पर्टिकुलर एक का मुझे देखना है तो इफेक्ट आता है। मुझे क्या लगाना पड़ेगा, सबको ऐड करके इसका एक का क्या निकालना पड़ेगा, आंसर निकालना पड़ेगा। तो होप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपको अच्छे से समझ आया होगा। बेसिकली इस वीडियो लेक्चर में हमने क्या क्या देख लिया, हमने कूलम्स लॉ के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स देख लिए और एक पोजीशन पढ़ी, एक क्या पढ़ा, प्रिंसिपल पढ़ा, जिसको अपन ने क्या बोला है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जो हमें सिंपली ये बताता है कि बहुत सारे चार्जेस आ जाए तो एक चार्ज पे लगने वाला फोर्स, उन सब फोर्सेस जो उस पे लग रहे हैं उनको क्या कर दो, ऐड कर दो, और वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सो सुपरपोजिशन का कॉन्सेप्ट हम अच्छे से समझ चुके हैं, क्या होता है फॉर्मूला और कैसे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल काम करता है जब एक ही चार्ज पे बहुत सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे हो और उसका अगर हमें एक्स मतलब नेट निकालना हो तो क्या हो जाता है, उनका सम, वेक्टर सम हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। इसी के साथ एक क्वेश्चन देखते हैं हमारा किस पे, सुपरपोजिशन पे। सुपरपोजिशन पे क्वेश्चन क्या आता है, 3 चार्जेस 10 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम एंड -5 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड इन एयर एट 3 कॉर्नर्स ऑफ ट्राइंगल ABC इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है और ये बोल रखा है कि इसके 3 कॉर्नर्स पे हमें एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाते हैं। लेट से मैं यहां बना लेता हूं, एक मैंने ये क्या बना लिया, इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लिया, और इनके पॉइंट के नाम दे दिए A, और दूसरा पॉइंट दे दिया B, और तीसरा पॉइंट दे दिया C। क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो हमें पता है हर एंगल एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के क्या होता है, 60 डिग्री का होता है। अब हम चार्ज को प्लेस कर देते हैं, किसी भी कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज प्लेस्ड एट कॉर्नर A। जिसको भी हम A पे रखेंगे उसका मुझे क्या निकालना है, नेट निकालना है। तो देखते हैं, एक बार हम यहां पर क्या लिख लेते हैं, A पे लिख लेते हैं 10 माइक्रोकूलम, यहां पे क्या लिख लेते हैं 5 माइक्रोकूलम, और यहां लिख लेते हैं -5 माइक्रोकूलम। मैंने चार्जेस का क्या कर दिया, प्लेसमेंट कर दिया 3 कॉर्नर्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं, अगर मैं बात करूं ए पे फोर्स लग रहा है, कौन लगा रहा है, ये वाला, ये क्या है, ये भी प्लस है और ये भी मेरा क्या है, प्लस है, तो दोनों के दोनों प्लस है, तो क्या लगेगा हमें, रिजल्टेंट कैसा लगेगा, आगे की तरफ, मतलब क्या देगा, धक्का, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो ये वाला चार्ज इस पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तो किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा सर, एकदम इस डायरेक्शन में क्या लगा देगा, फोर्स। और इस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, फोर्स ऑन ए, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, फोर्स ऑन ए बाई बी। और सेम अगर मैं इसका निकालना चाहूं, भाई ये और इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, अगर मैं यहां से लेके यहां तक के, हमें अगर डिस्टेंस की बात की जाए, अगर हम इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ले, मतलब 2 पॉइंट चार्जेस के बीच का क्या ले, डिस्टेंस, तो हमें डिस्टेंस कितना गिवन दे रखा है, 0.1 मीटर का डिस्टेंस दे रखा है। तो ये प्लस चार्ज इस प्लस चार्ज पर रिपल्सिव फोर्स लगा रहे हैं अलोंग दी लाइन, अलोंग दी लाइन ऑफ फोर्स, तो ये क्या हो गया, FAB। सेम चीज अगर मैं यहां से देखूं, कैसे देखूं, इस वाले चार्ज से, कि ये वाला चार्ज इस पे कैसा लगाएगा, तो ये प्लस है और ये नेगेटिव है, तो ये अपने आप इसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इसका जो डायरेक्शन होगा, इसका डायरेक्शन कैसा होगा, इस तरफ होगा। ये भी क्या लगाएगा, रिपल्सिव अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, लेकिन इस डायरेक्शन में लगाएगा। तो ये वाली जो फोर्स आएगी, ये फोर्स कैसे आएगी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी। तो एक फोर्स तो ऐसे आ रही है, थोड़ा इसको नीचे बना लेते हैं अपन, ये एक तो ये हो गया, और एक मेरा क्या आ गया, ये आ गया, लेट्स से ये आ गया। तो एक तो आ गई FAB, और एक मेरी अट्रैक्ट, ये माइनस वाला इसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये वाली फोर्स कैसे आएगी, इस डायरेक्शन में, कैसे आ जाएगी, F, और ये आ जाएगी A बाई C, फोर्स ऑन A बाई C। तो ये दो मेरे पास क्या निकल के आ गए, फोर्स के डायरेक्शन निकल के आ गए, एक ऐसे निकल के आ गया, एक और मेरा क्या निकल के आ गया, ऐसे निकल के आ गया। अगर मैं इनका रिजल्टेंट देखूं, अगर मैं इनका क्या देखूं सर, रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट फोर्स मेरे पास कितना, कैसे निकल के आएगा, इसको हमें तोड़ना पड़ेगा कंपोनेंट्स में। कंपोनेंट्स में कैसे तोड़ेंगे भाई, अगर ये है, अगर मेरा क्या है ये, तो इसका एक कंपोनेंट तो कैसा टूटेगा, इस तरफ जाएगा, और एक कंपोनेंट कैसा जाएगा, इस तरफ जाएगा। ये वाला जो कंपोनेंट होता है, क्योंकि अगर मैं बोलूं, या हम ऐसे, चलो इतना आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसको मिटा देते हैं अपन, इतना अपन को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर इन दोनों के बीच का मैं एंगल देखूं, तो अगर ये मेरा 60 डिग्री है, ये मेरा कितना है 60 डिग्री, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 120 डिग्री। अब अगर अपन रिजल्टेंट निकाल ले, जो कि मुझे क्या निकालना है, रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, क्या निकालना है मुझे, रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। तो इसका और इसका
रिजल्टेंट कैसा आएगा सर? हम पैरेललोग्राम लॉ से निकाल सकते हैं। पैरेललोग्राम लॉ क्या बोलता है कि अगर मैं इसको आगे बढ़ा लूं और इसको भी क्या बढ़ा लूं आगे, तो इसकी जो डायगोनल टच होती है, इसकी जो मेरी क्या होगी डायगोनल्स टच होगी, उससे क्या निकलेगा मेरा रिजल्टेंट निकल के आएगा। फोर्स कैसा आएगा? रिजल्टेंट। तो इसका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है रिजल्टेंट फोर्स का? एफ रिजल्टेंट बराबर मेरे पास क्या हो जाता है रूट में एफ ए बी का होल स्क्वायर प्लस एफ ए सी का होल स्क्वायर प्लस 2 एफ ए बी इंटू एफ ए सी कॉस थीटा। ये मेरा क्या होता है? रिजल्टेंट का फोर्स होता है। अब हमें इसमें सिर्फ क्या करनी है? वैल्यू को पुट करना है। फोर्स क्या होता है? हमें पता है दो चार्जेस के बीच का फोर्स क्या होता है, यहाँ पे आ जाएगा के क्यू वन। हमें पता है, मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, हम क्या दे रहे हैं एक छोटा सा आइडिया दे रहे हैं। तो अगर मैं फोर्स ए बी एफ ए बी निकालना चाहूं, ये मेरे पास क्या आ गया? रिजल्टेंट। इसको हम क्या दे देते हैं? इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। थीटा मुझे कितना दे रखा है? 120 दे रखा है। अगर मैं क्या निकाल रहा हूं? फोर्स ए बी निकाल रहा हूं। क्या निकालना चाह रहा हूं? फोर्स ए बी। तो फोर्स ए बी क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2। Q1 मेरे पास क्या दे रहा है? देख लेते हैं एक बार। Q1 इंटू Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। ये मेरे पास क्या निकल के आ गया? फोर्स निकल के आ गया। अगर मैं इसको सॉल्व कर लूं तो क्या आ जाएगा? इसकी वैल्यू मुझे पता है क्या होता है? 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1 मुझे कितना दे रखा है? लेट्स से Q1 10 माइक्रोकूलम है, तो 10 कूलम कैसे लिख लेंगे? माइक्रोकूलम हो गया, तो 10 की पावर -6 क्या निकल के आ जाएगा? कूलम। 10 इंटू 10 की पावर -6 ये क्या निकल के आ गया? कूलम निकल के आ गया। सेम ये क्या निकल के आ गया? 5। तो इंटू 5 इंटू 10 की पावर -6 और नीचे क्या निकल के आ जाएगा अपना? 0.1, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको काट दो 1/10 इंटू 1/10, क्योंकि नीचे क्या चल रहा है मेरा? आर स्क्वायर चल रहा है। अब -6 12 हो गए, -6 और -6 मेरे पास क्या हो गए? 12 हो गए। और 12 में से अगर जब मैं 9 जो कि मेरा क्या है? प्लस का है, इसको क्या करवा लूंगा? सबट्रैक्ट करवा लूंगा। तो मेरे पास क्या आएगी? अब तक हम कहां पहुंच चुके हैं सर? हमने देख लिया हमारे पास एफ ए बी कितना निकल के आ रहा है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या सीधा हमने लिख लेते हैं कितना आ रहा है? 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 5 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन में 1/10 इंटू 1/10, क्योंकि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हमारा आर स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं सॉल्व करना चाहूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 9 इंटू 10 इंटू 5 इंटू 10 की पावर -9 और 10 की पावर -6 और 6 -12 हो गए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर -9 इंटू 10 की पावर -12, दोनों क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं। अब मेरे पास क्या बच जाएगा? 9 इंटू 10 इंटू 5 इंटू 10 की पावर -9, सॉरी +9 और -12 कितना हो गया मेरा? -3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अपॉन में क्या आ जाएगा? 1/10 ये अगर मैं और ऊपर ले जाऊं, 1/10 को मैं ऊपर ले जाऊं, तो ये कितना बन जाएगा? 10 की पावर -2। हम ऐसे लिख सकते हैं, एक बार यही लिख लेते हैं। ये भी क्या हो गया? 1/10 इंटू 1/10। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, कैसे सॉल्व करूंगा? 9 10 कितना होता है? 90, या 9 5 45। 9 5 कितना हो गया? 45। 45 इंटू 10 और 10 की पावर -3, तो ये क्या हो जाएगा? 45 इंटू 10 की पावर -2। अपॉन में भी क्या चल रहा है? 1/10 इंटू 1/10। लास्ट में कितना आ जाएगा? 45 इंटू ये क्या चल रहा है? 10 की पावर -2, और ये दोनों ऊपर आके क्या बन जाएंगे? 10 की पावर 2। ये भी आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो रिजल्टेंट मेरे पास कितना आ जाएगा? 45 न्यूटन आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 45 न्यूटन। तो मैंने क्या बोला? मेरा जो एफ ए बी है क्या निकल के आ रहा है? एफ ए बी कितना निकल के आ रहा है? 45 न्यूटन। 45 न्यूटन। वैसे ही आप क्या निकाल लेना? एफ ए सी निकाल लेना। सेम इसी प्रोसेस से वैल्यूज पुट करके, क्योंकि वहां पर जो चार्जेस दे रहे हैं, क्या निकल के आ जाएगी आपकी वैल्यू? एफ ए सी निकल के आ जाएगी। और जो थीटा दे रखा है इन दोनों के बीच में कितना दे रखा है? 120 डिग्री दे रखा है। तो cos 120 डिग्री कितना होता है मेरे पास? -1/2 हो जाता है।
अब ये जितनी भी वैल्यूज आई है इनको हम हमारे एफ रिजल्टेंट में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, जो कि क्या होता है फॉर्मूला एफ रिजल्टेंट का, एफ ए बी अभी मैंने लिखा था का होल स्क्वायर प्लस एफ ए सी अपॉन होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एफ ए बी एफ ए सी और cos 120 की जगह हम कितना लिख देंगे इंटू -1/2। बस इसमें वैल्यूज पुट करेंगे और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा एफ रिजल्टेंट। जो भी हमारा आंसर होगा वही हमारा क्या होगा, फिक्स आंसर होगा। तो ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल है सुपरपोजिशन पे। बेसिकली हमने इस न्यूमेरिकल में कुछ नहीं किया, हमने एक छोटी सी चीज की कि चार्जेस को पुट किया और हमने देख लिया एक का फोर्स ऐसे लग रहा है, एक का फोर्स ऐसे लग रहा है, और हमने क्या निकाल लिया, रिजल्टेंट। रिजल्टेंट अपने क्लास 11th के वेक्टर्स में पढ़ा होगा, ऐसा फॉर्मूला होता है रिजल्टेंट का, और इसमें बस वैल्यू पुट करिए और हमारा आंसर निकाल दिया। एक एफ ए बी मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया, आपको बस एफ ए सी सेम प्रोसेस से सॉल्व करना है। और cos 120 की वैल्यू भी मैंने आपको बता दी, जो कि कितनी होती है, -1/2 होती है। सारी वैल्यूज जो भी आपकी आ रही है इस फॉर्मूले में पुट करके जो भी आपका आंसर आएगा वही आपका क्या होगा, फोर्स रिजल्टेंट, जो मेरा क्या कर रहा है, क्वेश्चन डिमांड कर रहा है। होप ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। और इसी के साथ हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी समझ लिया और उससे रिलेटेड हमने क्या कर लिया, एक न्यूमेरिकल भी कर लिया। ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, बट आज के वीडियो लेक्चर में हम इसी न्यूमेरिकल पे क्या करते हैं, एंड करते हैं, ताकि आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट आप घर पे इसको और अच्छे से क्या कर सको, रिवाइज कर सको। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।